सर इतनी लंबी चौड़ी सर आपकी सफलता है सर, इतना मतलब कि है 10 एग्ज़ाम 8-10 एग्ज़ाम आपने क्रैक कर रखा है सर। जब तक मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे पता भी नहीं था कि बीपीएससी और यूपीएससी होता क्या है। याद है मुझे कि 8th क्लास में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ़ेल किया था। तो आप ये क्लियर रहिए, आप बैचलर हैं तो पढ़ाई कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए, उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। अगर साइंस का देखें तो परीक्षा वाणी का किताब है। अगर आपका साइंस वीक है तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, अब चुनौतियों को आप पॉइंट में लिख दीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर आइए, तब जाकर फिर करंट अफेयर आपका होगा। जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे लिखना, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए सिलेक्शन। और जो अनसक्सेसफुल है उसमें सिर्फ इतना ही कमी रहा कि कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की थी, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ अमित कुमार सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर 64th बीपीएससी में सर जो एग्ज़ाम निकाला था उसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन ऑफिसर में सर का सिलेक्शन हुआ और 65th में एसईओ पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ है। सिर्फ यही 2 सिलेक्शन सर के पास नहीं है, सर के पास पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। 2007 में सर विजय बैंक में क्लर्क हुए थे, 2008 में ओरिएंटेड बैंक में पीओ हुए थे, 2009 में एसबीआई में पीओ हुए हैं, 2010 में एक्साइज इंस्पेक्टर सीजीएल, 2013 में एसएससी सीजीएल डीएओ, 2016 में एसएससी सीजीएल डीएओ, 2021 में जो 64 था वो बताई मैं, 2021 के जून में वो था और 2021 के अक्टूबर में जो रिजल्ट आया तो उसमें एसईओ पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। सर से हम बातचीत करेंगे कि सर इतने एग्ज़ाम कैसे क्रैक किए हैं, क्या सर का पैटर्न था, कितना सर स्ट्रगल किए हैं, और ख़ास करके हम बीपीएससी के रिगार्डिंग इस वीडियो कर रहे हैं तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस की क्या क्या सर की बुक लिस्ट थी। तो सर इतना ही लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो सर सबसे पहले सर आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप सिलेक्ट हुए 2 बार, और सर उससे ज़्यादा मतलब कि आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत ही आपका कीमती समय उसमें सर आपने समय निकाला। थैंक यू। सर आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन सर क्या है? मेरा नाम अमित कुमार है और मैं पटना ज़िला से हूँ। और अभी हाल ही में 64वीं में मेरा, जैसा इन्होंने बताया कि सिलेक्शन हुआ है डीपीओ के पद पे, और 65वीं में भी मेरा सिलेक्शन हुआ एसईओ के पद पे। ओके। सर इतनी लंबी चौड़ी सर आपकी सफलता है सर, इतना मतलब कि है 10 एग्ज़ाम 8-10 एग्ज़ाम आपने क्रैक कर रखा है सर। तो सर कैसा फील होता है इतना एग्ज़ाम सर क्रैक करने के बाद? देखिए, मेरा एग्ज़ाम जो क्रैक किए हैं तो सभी में मैं ग्रोथ ओरिएंटेड रहा हमेशा शुरू से ही। और मेरा एक स्टाइल था कि मुझे पता चल गया था कि मुझे पढ़ाई ही करना है, एजुकेशन ही करना है, जिसके आधार पे मेरा कुछ हो सकता है। मैंने खुद को पहचान लिया था। ग्रेजुएशन के दौरान ही ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी थी, इसलिए इतनी सारी सफलताएं मिली, और इसमें भगवान का और फैमिली का साथ रहा। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फोकस्ड रहें और प्रोएक्टिव रहें अपने लाइफ में, तो आप किसी भी तरह की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ओके। सर 2007 से आप लगातार सर एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं सर। सर लेकिन बीपीएससी में भी सर आपने जो 64th और 65th बीपीएससी में अपना सर सिलेक्शन मतलब कि आपका जो हुआ, तो सर सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे, कितने एग्जाम क्रैक करने और सेटिस्फेक्शन सर आपको अभी तक मिला है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं मिला है मुझे। और यही कारण रहा है कि इतना सारा एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ा मुझे। कहीं ना कहीं जब हम जॉब में जाते हैं तो वहाँ की रियलिटी पता चलती है। हम सोच के जाते हैं कुछ और, होता कुछ और है। तो अभी तक मुझे अपने जॉब से उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हुआ नहीं है, और मैं आगे भी तैयारी कर रहा हूँ, और मैं फिर से 67 दूंगा और कोशिश करूँगा कि मेरा जो ड्रीम पोस्ट है एसडीएम बनने का, मैं उसको प्राप्त करूँ। ओके। सर जैसे कि आपने बताया एसडीएम बनने का जो आपका ड्रीम पोस्ट है सर, आप सर इतने एग्जाम क्रैक किए हैं, तो सर सिविल सर्विसेज में आने की हम बात करें तो सर ये मोटिवेशन सर आपको कहाँ से मिला कि सिविल सर्विसेज में हमें जाना है? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सच पूछिए तो मुझे पता भी नहीं था। जब तक मैं ग्रेजुएशन में था तो मुझे पता भी नहीं था कि बीपीएससी और यूपीएससी होता क्या है, और अगर थोड़ा बहुत पता भी चला भी था तो ये ग्रामीण बैकग्राउंड से होने के कारण ऐसा लगता था कि ये उन्हीं लोग के लिए बना है जो सुपर टैलेंटेड हैं और जो सीबीएसई मीडियम से पढ़े हुए हैं और जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वही कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में ऐसा कुछ सोचा नहीं था। जब मैं बैंकिंग में आ गया, स्टेट बैंक पीओ में, तब वहाँ पे मैंने देखा कि जो आरडीओ से मैंने मिला, वहाँ के बीडीओ से, मैं पोस्टेड था भागलपुर में, तो उनसे बात करने का मौका मिला। फिर अचानक से क्या हुआ एक दिन कि सुनने को मिला कि एसडीओ साहब का रेड पड़ा है, कहीं करप्शन का मामला था। तो ये सब चीज़ मुझे करने का हुआ कि मैं बैंक में रह के ये सब नहीं कर पाता, और या जो मैं जिसमें पोस्ट पे हूँ उसमें संभव नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तब मैंने फिर तैयारी करने के लिए सोचा इसके बारे में।
ओके सर, आप जो इतना एग्ज़ाम क्रैक किए हैं तो सर एस्पिरेंट को ऐसा लगता होगा शायद कि आप इतने एग्ज़ाम क्रैक किए तो बड़ा ब्राइट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे होंगे अपने एकेडमिक दिनों में। सर थोड़ा सा मेंशन ये कीजिए कि आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या थे, बेसिकली परसेंटेज क्या थे। अब बहुत बुरा सच पूछे तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं जब पढ़ाई करता था तो याद है मुझे कि 8th क्लास में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में फ़ेल किया था वर्चुअली। और मैथ्स में भी मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। तो 9-10 तक तो बहुत बुरा रहा। 10th में किसी तरह मैंने मैट्रिक अच्छा किया, और उसके बाद इंटर में भी अच्छा किया। फिर ग्रेजुएशन में मैंने खुद से पढ़ाई की, और जो मेरी गलती थी, जो मेरे गलती कहा जाए या बैकग्राउंड अच्छा नहीं होने के कारण, एजुकेशन सिस्टम जानते ही हैं बिहार का ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, तो उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ा था। हालांकि मैंने फिर उसको मेकअप किया, खुद से पढ़ाई की, तब जाके स्थिति इसमें सुधार हुआ। ओके तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट है और बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में सक्सेसफुल होते हैं कि नहीं। आपने 10th तक क्या किया नहीं किया, अगर बहुत अच्छा है तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं है हम पास कर सकते हैं। हिंदी में मैंने फ़ेल किया था 8th क्लास में, मैंने जैसे बताया, और मैं हिंदी मीडियम से सिलेक्शन लिया हूँ। और इंग्लिश भी मैं फेल किया था, और इंग्लिश कहा जाता है कि बैंकिंग और एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने दोनों को और स्ट्रॉन्ग बना लिया। आज मेरा लैंग्वेज दोनों ही ज़्यादा अच्छे हैं। ओके सर, जैसे कि इंटरव्यू शूट होने से पहले सर हम बातचीत कर रहे थे, आप शादीशुदा भी हैं। 2013 में आपकी शादी हो गई, उसके बाद में 2013 का CGL, 2016 का CGL, 2021 का जो 64 BPSC 65 BPSC है। सर टाइम मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। सर शादीशुदा होने के बावजूद टाइम मैनेज करना कहा जाता है बड़ा डिफिकल्ट होता है, कि फैमिली को भी सर समय देना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो सर एस्पिरेंट जो है वो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखिए, शादीशुदा का अगर देखें और जो बैचलर हैं, बैचलर के पास तो 24 आवर टाइम है अपने पास, और अगर उसमें से टाइम अगर किल करते हैं, इट मीन्स कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आप ये क्लियर रहिए, आप बैचलर हैं तो पढ़ाई कीजिए, जितना हो सकता है कीजिए, उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। और जिनकी शादी हो चुकी है, ऑब्वियसली आप जो आपके पार्टनर हैं, उन देखिए कि उनका क्या इंटरेस्ट है, फिर उनके इंटरेस्ट को आप रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपके इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करेंगे। देन यू विल गेट द टाइम, आपको वो जो टाइम चाहिए पढ़ने का, वो खुद ब खुद मिल जाएगा। अगर उनके इच्छाओं को आप नहीं देख पाएंगे कि वो क्या क्या चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो वहाँ पे तकरार होती है और पढ़ने में समस्या होती है। उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, आप क्रेडिट किसे देना चाहते हैं, ब्रीफली बताइए। आप अगर बीपीएससी में सिलेक्शन क्रेडिट अगर देना चाहें तो ऑब्वियसली मेरी लाइफ पार्टनर है। ऑब्वियसली उनका सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था, और साथ ही फैमिली, और मेरा एक भाई है, उसने कभी फेथ नहीं खोया मेरे से। क्योंकि मैं जब स्टेट बैंक पीओ छोड़ा था, तो कुछ थी कि फैमिली अगेंस्ट हो गई थी कि स्टेट बैंक पीओ छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप, और किसी से भी सवाल किया जा सकता है। तो मुझसे भी किया गया था घर में कि क्यों इतना अच्छा लाइफ छोड़ के फिर से सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए क्यों जा रहे हो। हालांकि मैं जॉब में जा रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब में, लेकिन काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। उस दौरान मेरा छोटा भाई है जो अभी एसएससी CGL के थ्रू वो भी सिलेक्टेड है, उसका कहना था कि भैया तुम कुछ भी कर सकते हो। हालांकि मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन उसका फेथ मेरे अंदर काफ़ी था। तो मुझे लगता है कि उसको क्रेडिट बहुत मैं देना चाहता हूँ। ओके सर, बहुत लंबा चौड़ा फहरिस्त बनाए हैं, बहुत क्रिस्प है कि कैसे आप लोगों को पढ़ाई करना है। सर हम प्रीलिम्स से स्टार्ट करेंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स में सर आपने 3 बार सर आपने क्रैक करा है, 63rd भी आप इंटरव्यू तक गए थे सर जी। तो आप पीटी के लिए सर, जैसे मटेरियल वगैरह बहुत है मार्केट में, बहुत सारे टेस्ट सीरीज है, बहुत बुक लिस्ट कोई सजेस्ट करता है। सर आपकी नज़र में सर वो बुक कौन कौन सा पढ़ा जाए तो सर जो 67 का सर जो प्रीलिम्स होने वाला है उसको सर क्रैक किया जा सकता है। देखिए, प्री के मामले में एक क्लियर कट पहला इंस्ट्रक्शन यही है कि आप बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में ना पड़ें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लीजिए, आप पैटर्न को देखिए क्या पूछा जाता है। तो हम पीटी बीपीएससी का अगर देखें ना, तो टू द पॉइंट क्वेश्चन रहता है, वन लाइनर रहता है, कुछ क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहता है। और जैसे बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्राउन पढ़ा था, और उसके साथ साथ जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का जो बुक है, वो ये राजीव अहिर का मैंने पढ़ा था। क्योंकि बीपीएससी के पीटी में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आते हैं, तो आप क्राउन से बेसिक कर लीजिए, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेशल बुक पढ़ लीजिए, जैसे राजीव अहिर का बुक है। एक बार पढ़िए, उसका नोट्स बना लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का, उसके बाद उस बुक को भूल जाइए।
मतलब आपका नोट्स लास्ट में तैयार होना चाहिए 2-3 महीना पहले। फिर अगर साइंस का देखें तो परीक्षा वाणी का किताब है, अगर आपका साइंस वीक है तो परीक्षा वाणी का किताब पढ़िए और उसके बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप कुछ मत कीजिए। ज़्यादा करेंगे तो प्रॉब्लम है, जितना कम करें और टू द पॉइंट करें, आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा एग्ज़ाम में और पीटी क्लियर करने का चांसेस ज़्यादा होगा। ओके सर, मेंस की बात करी जाए कि मेंस में सर ऐसा राइटिंग सर कैसे दिन पर दिन सर उसको इम्प्रूव किया जाए, स्किल कैसे सर उसका बढ़ाया जाए, तो सर मेंस के लिए सर आप क्या स्ट्रेटेजी होती थी? और सर मेंस में सबसे बड़ी बात आंसर राइटिंग जो होती है उसमें सर बड़ा मतलब कन्फ्यूजन होता है कि हम पैराग्राफ फॉर्म में लिखें कि बुलेट फॉर्म में लिखें, तो सर वो बेसिकली सर क्या आपका तरीका था? देखिए, पैराग्राफ राइटिंग और अगर बुलेट पॉइंट की बात हो तो मेरा कहना है कि क्वेश्चन के डिमांड पे जाइए। किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन जो होता है ना, पहले से दिमाग में बैठा के रखे हैं कि नहीं मुझे पैराग्राफ ही लिखना है, नहीं मुझे टू द पॉइंट ही लिखना है, तो पहले तो इससे बाहर निकलिए। आप पहले क्वेश्चन को देखिए, आपसे डिमांड क्या कर रहा है। अगर वो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, अब चुनौतियों को आप पॉइंट में लिख दीजिए, क्या ज़रूरत है उसको पैराग्राफ में लिखने का। लेकिन अगर हिस्ट्री में सवाल पूछा गया है कि आप वर्णन कीजिए चंपारण सत्याग्रह का वर्णन करते हुए इसके क्या क्या सकारात्मक पक्ष है, इसको लिखिए, तो जब चंपारण सत्याग्रह लिख रहे हैं तो उसको आप कहाँ टू द पॉइंट लेके जाइएगा, तो वहाँ पे आप थोड़ा पैराग्राफ का यूज कीजिए। और जब हुआ कि सत्याग्रह चंपारण का क्या इंपॉर्टेंस था, वहाँ पे आप टू द पॉइंट चले जाइए। और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो है ही, 2 पैराग्राफ तो ऑलरेडी हैं ही, तो दोनों का मिक्सअप कीजिए। और इकोनॉमी वगैरह का क्वेश्चन जो है उसमें ग्राफ, डायग्राम, डेटा, इसको डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। यूपीएससी के एस्पिरेंट बीपीएससी में बैठ रहे हैं, ये हर कोई जानता है, तो आपको उनसे फाइट करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। सर जिससे बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी और 12th में हैं और अभी से डिसाइड उन्होंने कर रखा है कि हमें बीपीएससी का एग्ज़ाम देना है। सर आप भी कई बिगनर रहे होंगे, तो सर जो अभी सोच रहे हैं कि आगे चल के हमें प्रिपरेशन करनी है, सर वो किस पॉइंट से खुद को मतलब स्टार्ट करें, कहाँ से तैयारी करें? और देखिए, जिनको अर्ली अगर स्टार्ट करना है तो फिर हम एनसीईआरटी रेफ़र करना चाहेंगे कि ऑब्वियसली एनसीईआरटी की पढ़ाई कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि सारे एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठ गए। टॉपिक वाइज जैसे हिस्ट्री हुआ तो 11th-12th हो गया, उसका आप पढ़ाई कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए क्या डिमांड है, उसके अनुसार से आप एनसीईआरटी से पढ़ाई कीजिए। और साथ साथ आप क्या कीजिए कि पहले से ही लिखने का प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हाँ, आंसर राइटिंग जितना जल्दी आप शुरू करेंगे आपका सिलेक्शन का चांसेस उतना ज़्यादा अच्छा है। एक स्टेटमेंट मुझे याद आया, सर का कहना था, जब मैं एक कोचिंग किया था बीच में मेंस का, तो उनका कहना था कि आप जो लिखते हैं ना वो आपके लिए हीरा होता है, वो दूसरे के लिए कचड़ा हो सकता है। बस आप ये सोचिए कि आप जो लिख रहे हैं वो आपके लिए हीरा है, दूसरे के लिए क्या है हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। मेंस अगर क्लियर करना है तो आंसर राइटिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप आज से लिखना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हम पूरा याद कर लेंगे तब तो हम लिखेंगे, या पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएंगे तब लिखेंगे, या मेरी एग्ज़ाम आएगी तो लिखेंगे। नहीं, ये गलती मत कीजिए। जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे लिखना, उतना ज़्यादा चांसेज है कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए सिलेक्शन, आप टॉपर बन सकते हैं। लेकिन अगर डिले करेंगे इस चीज़ में, राइटिंग में, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल है। तो आपसे सर अब लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि सर आपने इतना एग्ज़ाम निकाला 2007 से 2021 तक, सर आपने एग्ज़ाम ही क्रैक किया है सिर्फ, और सर अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं, अभी भी और आगे मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सर आप जाना चाहते हो, उसके लिए शुक्रिया, उसके लिए सर आपको शुभकामनाएं भी। सर बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो एक बार 2 बार करके और वो जैसे कि छोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं होगा, डिमोटिवेट फील हो जाते हैं। बहुत सारे लोग 3-3 बार 2 बार प्रीलिम्स में नहीं होता, तो सर डिमोटिवेशन की बात आ जाती है कि डिमोटिवेशन को सर कैसे हैंडल करना है, तो सर उनके लिए सर 2 शब्द क्या करना चाह रहे हैं जो भी एस्पिरेंट आपको सुन रहे हैं? देखिए, सक्सेस और अनसक्सेसफुल के बीच इतना ही अंतर होता है कि सक्सेसफुल आदमी जो होता है ना, टू द पॉइंट लिख दिया, या उसने जैसा उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था एग्जामिनेशन में, उसने वैसा कर दिया, डिलीवर कर दिया, दैट्स वाई ही इज ए सक्सेसफुल। और जो अनसक्सेसफुल है उसमें सिर्फ इतना ही कमी रहा कि कहीं ना कहीं उसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी की थी। ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अब जिस दिन आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके अंदर डीमोटिवेशन नहीं आएगा, बल्कि आपको पता चलेगा कि हमने ये गलती की थी। जैसे मैंने 63rd का जो है
मेरा इंटरव्यू में क्या हुआ था कि इंटरव्यू तक पहुँचे थे, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने अपना देखा कि हाँ मेरा आंसर राइटिंग में अभी और इम्प्रूवमेंट का चांसेस है। तो मैंने फिर से आंसर राइटिंग और रेगुलर कर दिया। मतलब पहले मैंने कोचिंग में जाके देता था, घर पे नहीं करता था राइटिंग प्रैक्टिस। तो मैंने क्या किया कि नहीं, मैं कोचिंग के भरोसे या किसी ग्रुप के भरोसे नहीं रहने वाला हूँ। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया और डेली घर पे लिखना शुरू किया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने वीक पॉइंट को पकड़ा और उसको इम्प्रूव किया। तो मोटिवेशन इन सब शब्दों के माया जाल में मत पड़िए, टू द पॉइंट रहिए, पढ़ाई कीजिए, बस पढ़ाई कीजिएगा। मतलब शिद्दत से बोलते हैं ना, पढ़ाई करना, शिद्दत से पढ़ाई कीजिए, आपका सफलता मिल जाएगा। ये 100% श्योर है। थैंक यू सो मच अमित कुमार सर के, अपन बहुत ही प्रोसेस में निकाल कर हमसे बात किया। और जो भी एस्पिरेंट आपको सुने हैं उनको डेफिनेटली आपसे मोटिवेशन मिला होगा, आपका स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स मेंस की स्ट्रेटेजी पता चला होगा। तो दोस्तों हमारे साथ यही थे अमित कुमार सर, जो 64th बीपीएससी में डीपीओ और 65th बीपीएससी में सर एससीओ पोस्ट पर सर का चयन हुआ है। और सर की जर्नी आगे भी कंटिन्यू रहेगी और होप्स हो कि सर एसडीएम बनेंगे। तो फिर एक बार सर के साथ हमें वार्तालाप करने का मौका मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बहुत लोगों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।